हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जीएसटी का, जो कि जीएसटी का बेस है, वो है सप्लाई। ओके, अभी तक हमने इंट्रोडक्शन क्लासेस किए हैं और डेफिनेशंस बहुत सारे हमने कंसिडर किए, और आज हम आ पहुंचे हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है जीएसटी का, हम वो करने वाले हैं आज, वो है सप्लाई। ओके बच्चों, सेक्शन कौन सा? सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। बच्चों ये सेक्शन आपको डेफिनेटली याद रखना है। ओके, आप अगर सारे सेक्शन याद रख सकते हो, वेदर इट इज डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी और कॉर्पोरेट लॉ, बहुत ही बढ़िया। लेकिन अगर सारे सेक्शन याद नहीं होते ना बच्चों, लेकिन ऐसे कुछ सेक्शंस होते हैं जो आपको डेफिनेटली याद करना है, तो सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ओके बच्चों, सप्लाई का डेफिनेशन क्या जरूरत है इसकी? बेसिकली क्या होता था कि जो पुराना आईडीटी रेजिम जो था ना, वहाँ काफ़ी एम्बिग्यूटी हुआ करती थी सेल और सर्विस के बीच। एसएससी बोलता था ये सेल है, डिपार्टमेंट बोलता था ये सर्विस है, तो ये सेल है कि सर्विस है, इन चीज़ों को लेकर क्या कहते हैं, बहुत सारे लिटिगेशंस वगैरह होते थे। लेकिन जीएसटी जब से आया, ये सारे टर्म्स तो एकदम हवा में उड़ गए, क्योंकि एक ही चीज बची है और वो कहते हैं सप्लाई। आप चाहे सेल ऑफ गुड्स करो, उसे सप्लाई ही बोलते हैं, फिर आप चाहे सर्विस ही क्यों ना प्रोवाइड करो, उसे सप्लाई ही बोलते हैं। ओके, तो बात खत्म, बस एक है, एक कॉमन टर्म यूज होता है। ओके, फिर हम देखते हैं कि क्या पैरामीटर्स हैं इस सप्लाई के। सबसे पहला पैरामीटर है supply should be of goods and services. Goods or services आप देते हो तो सप्लाई मानी जाएगी। सो सप्लाई या तो आप गुड्स का कर सकते हो या सर्विस का, ये दोनों में से कोई चीज या दोनों मिला के आप दे रहे हो तो ही उसे सप्लाई मानी जाएगी। इसका क्या मतलब निकल के आता है कि अगर कोई चीज ना गुड्स है ना सर्विस, तो फिर सप्लाई का पैरामीटर वो मीट नहीं करता, तो वहाँ कोई सप्लाई नहीं। आपको याद होगा कि वो कौन सी चीज़ है जो ना गुड्स है ना सर्विस है। हमने गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन जब की थी तो हमने पढ़ा था कि मनी और सिक्योरिटीज गुड्स और सर्विस के कैटेगरी में नहीं जाते। तो सपोज एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज मुझे किसी को पेमेंट करना था, कुछ 100-150 का। मैंने अपना बैंक ओपन किया, वहाँ मुझे एक 2000 का नोट दिखा, सिर्फ वही है और कुछ नहीं है, छुट्टा नहीं है मेरे पास। ओके, और यूपीआई भी काम नहीं कर रहा। आप इससे पहले कि मुझे बोल दो कि मैम आप फोन पे, जीपे, पेटीएम इनसे तो पे कर सकते हो ना, इससे पहले कि आप ये बोल दो, आप ये समझ लो कि यूपीआई कुछ काम नहीं कर रहा है, ये हो नहीं रहा है, ये ट्रांजेक्शन हो नहीं रहे। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आपको पूछूंगी, क्योंकि मुझे कैश में देना है, पेमेंट करना है। आप अगर सामने बैठे हो, आपके पास छुट्टा है, तो आप क्या करोगे? मेरे इस 2000 नोट के बदले आप मुझे 100 के नोट दोगे, राइट? तो मेरा काम आसान हो जाएगा। 100 और आपके पास 50 भी पड़ा है, तो दोनों मिला के आप 2000 का मुझे दे दोगे। मैंने आपको 2000 नोट दिए और आपने मुझे 2000 रुपए का छुट्टा दिया, तो क्या ये सप्लाई की कैटेगरी में आता है? इसका आंसर देने से पहले आप याद करो डेफिनेशन गुड्स और सर्विस की। गुड्स के डेफिनेशन में मनी और सिक्योरिटीज नहीं जाते, सर्विस के डेफिनेशन में मनी और सिक्योरिटीज नहीं जाते। और यहाँ पे क्या ट्रांजैक्शन हुआ है? मैंने 2000 रुपए का नोट दिया और आपने मुझे छुट्टा दिया, तो यहाँ पे सिर्फ मनी ही इन्वॉल्व है। मनी न गुड्स में जाता है न सर्विस में, तो फिर क्या ये सप्लाई कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि या तो ट्रांजैक्शन हुआ है गुड्स का या सर्विस का, या दोनों मिला के। ऐसे काफी ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें गुड्स भी होते हैं और सर्विस का भी एलिमेंट होता है। ओके, तो ऐसा ही कुछ हुआ हो तो सप्लाई का एक पैरामीटर टिक हुआ है। अगर कोई चीज न गुड्स है न सर्विस, तो फिर सप्लाई नहीं है। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। सप्लाई शुड बी मेड फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन होना चाहिए। ओके, कंसिडरेशन का भी हम डेफिनेशन देख चुके हैं इनिशियल क्लासेस में। अगर आपने मिस किया है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा,
उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कंसिडरेशन क्या है। ओके, यहाँ बात जब कंसिडरेशन की चली है तो मैं यहाँ कुछ और इसकी चर्चा करना चाहूंगी ताकि आपको पक्का पता चल जाए कि ये कंसिडरेशन के कैटेगरी में आता है या नहीं। Once you decide that, you will get to know whether supply has been made or not. Suppose कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ आपने कुछ डोनेशन दी है। ओके, तो वो जो है वो पुअर बच्चों को पढ़ाता है, मतलब उन्हें सारी चीज़ें वो देता है, प्रोवाइड करता है वगैरह। तो आपने कुछ 1000-2000 का डोनेशन दिया आपने, और आपके इस एक्ट के बदले अगर वो से एक बोर्ड खरीदा उन्होंने, बहुत बड़ा वाला, बहुत अच्छी क्वालिटी का, और वहाँ उन्होंने आपका नाम लिखा है कि XYZ has donated this. ओके, तो क्या ये सप्लाई माना जाएगा? अब गौर से सुनो, आपने 1000-2000 का डोनेशन दिया उस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को जो कि बच्चों को पढ़ाता है। वैसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के पर्पसेस तरह तरह के होते हैं, मैंने ये वाला एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने बहुत अच्छा सा बोर्ड खरीदा और वहाँ उन्होंने आपका नाम लिखा कि डोनेटेड बाय XYZ। तो क्या ये सप्लाई माना जाएगा? क्या ये कंसिडरेशन की कैटेगरी में आता है कि आपने पैसे दिए और उन्होंने आपका नाम लिखा? यहाँ देखने वाली बात ये है बच्चों कि ये जो नाम लिखा गया है, क्या ये एडवर्टाइजमेंट के लिए है, क्या ये किसी तरह के पब्लिसिटी के उद्देश्य से हुआ है या नहीं, ये बात आप गौर करोगे। अगर ये चीज किसी एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी के उद्देश्य से हुआ है तो फिर कंसिडरेशन है। अगर कंसिडरेशन है, एक कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हुआ है, तो फिर वो सप्लाई की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक फिलॉन्थ्रोपिक पर्पस से हुआ है, मतलब सेवा के दृष्टिकोण से अगर ही आपने दिया है, क्योंकि आपने पैसे दिए और आपकी तरफ जो ग्रेटिट्यूड है उनका, वो दिखाने के लिए उन्होंने बस आपका नाम लिखा है, वरना ऐसा आपने कुछ उन्हें बोला नहीं था कि मेरा नाम लिखो करके, आपका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, पर उनके तरफ से ग्रेटिट्यूड के लिए उन्होंने आपका नाम लिखा। तो यहाँ किसी तरह की कोई पब्लिसिटी नहीं है, यहाँ सिर्फ फिलॉन्थ्रपी ही है, एक दान करने के उद्देश्य से ही ये दिया गया था और उन्होंने ग्रेटिट्यूड में आपका नाम लिखा है। तो फिर ये कोई कंसिडरेशन नहीं है। अगर आप बोलते कि मैं देखो पैसा तो दूंगा, लेकिन मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसका नाम एकदम इतने बड़े बड़े नाम में लिखा होना बहुत जरूरी है, ताकि जो भी है उसकी नजर पड़े। अगर आप ये करोगे तो मैं आपको पैसे दूंगा। assuming कि whoever is given is a male. ओके, आप अगर ये नहीं करोगे ना, आप अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन का, मेरे बिजनेस का नाम वहाँ पे पब्लिसाइज नहीं करोगे और प्रोमिनेंटली नहीं लिखाओगे, तो मैं नहीं लूंगा। अगर आपने ऐसा बोला है तो फिर आपका नाम लिखा जाना एक पब्लिसिटी स्टंट हुआ, आपकी एडवर्टाइजमेंट हुई और इसलिए आपने पैसे दिए, तो फिर ये कंसिडरेशन मानी जाएगी। और कंसिडरेशन मानी गई तो फिर ये वाला पैरामीटर आपका टिक हो गया। ओके, तो यहाँ आप नोट कर लीजिएगा कि मैं यहीं पे लिख लेती हूँ, पेमेंट हैविंग द कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट or donation made to a charitable organization with philanthropic purpose only, then it is not a consideration. ओके, तो आपने जो पेमेंट की
उसका जो कैरेक्टर है वो कोई गिफ्ट या डोनेशन ही है और ये दिया गया है किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को विद फिलॉन्थ्रोपिक पर्पस ही आपने दिया है, तो ये कंसिडरेशन नहीं है। पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट के उद्देश्य से दिया है तो फिर ये कंसिडरेशन के कैटेगरी में आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक आर्ट एग्जीबिशन हो रहा है और आप एक आर्टिस्ट हो, आप चाहोगे ज्यादा से ज्यादा लोग जाने आपके कला के बारे में, तो आप क्या करोगे, आपका जो आर्ट वर्क है वो आप उस एग्जीबिशन में दोगे। तो डिस्प्ले हुआ है, ओके, तो आपने एक जो एग्जीबिशन जो कर रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें आप उन लोगों को आपने दिया अपना आर्ट वर्क डिस्प्ले करने के लिए। एग्जीबिशन खत्म हो गया, फिर वो आपके पास वापस आ गया। अगर यही हुआ है तो यहाँ कोई कंसिडरेशन नहीं है, ओके, यहाँ कोई सप्लाई नहीं है। लेकिन सपोज आपके आर्टवर्क से मुक्त होकर कोई बायर खरीदना चाहता है, आप अपना आर्टवर्क बेचोगे, वो पैसे देगा, तो फिर कंसिडरेशन है यहाँ पे, ओके। तो यही आपको ध्यान में रखना है। तो कंसिडरेशन का डेफिनेशन आप याद कर लो। इट कैन बी मॉनेटरी, इट कैन बी नॉन मॉनेटरी, इट कैन कम फ्रॉम ए थर्ड पार्टी आल्सो, ओके। इट डजंट इंक्लूड गवर्नमेंट सब्सिडी और एनी डिपॉजिट applied towards supply is a consideration. If that deposit is not applied towards supply, then it is not a consideration. ये हमने क्या था, एक और बार आपकी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए मैंने बता दिया। और ये वाला जो फिलॉन्थ्रोपिक पर्पस से आपने कुछ दिया, आपका नाम लिखा गया है, सिर्फ फिलॉन्थ्रपी है, पब्लिसिटी का कोई उद्देश्य नहीं था, तो कोई कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट के उद्देश्य से, पब्लिसिटी के उद्देश्य से आपने दिया था और आपका नाम ऐसे बड़े बड़े अक्षर में पब्लिसिटी जैसे होती है उस टाइप में अगर हुआ है तो फिर कंसिडरेशन है, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने दो पैरामीटर्स देखे सप्लाई के। सप्लाई या तो गुड्स का होना चाहिए या तो सर्विस का होना चाहिए या दोनों मिला के। देन सप्लाई शुड बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। थर्ड वाली पॉइंट क्या है, सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। जो ट्रांजैक्शंस बिजनेस के उद्देश्य से नहीं होते हैं वो सप्लाई नहीं माने जाएंगे। तो ये तीन पैरामीटर्स का होना बहुत जरूरी है। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अ ट्रांजैक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स ऑल दीज एलिमेंट्स विल बी कंसीडर्ड अ सप्लाई। इनमें से कोई पॉइंट अगर मिसिंग है तो फिर वो सप्लाई नहीं है। सो गुड्स होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए, गुड्स और सर्विस मिला के भी हो सकता है, कंसिडरेशन होना चाहिए और इट शुड बी फॉर बिजनेस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के उद्देश्य से ही हुआ है ट्रांजैक्शन, तो ही सप्लाई का ये पैरामीटर टिक होगा। और अगर ये पैरामीटर टिक नहीं हुआ तो फिर सप्लाई नहीं है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन जिन ट्रांजैक्शंस में है वही सप्लाई है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। सप्लाई के पैरामीटर्स देख लिए, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ जैसे मैंने लिखा सप्लाई इंक्लूड्स। बच्चों जैसे हमने बिजनेस का डेफिनेशन किया था ना, वो भी इंक्लूसिव डेफिनेशन था, ये भी वैसे ही है। तो इसमें यहाँ कहा गया है कि इंक्लूड्स, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इंक्लूड्स। तो जैसे जैसे दूसरी चीजें आएंगी गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो इंक्लूड कर ले। सो इट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। सो 7(1)(a) करेंगे, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज A। यहाँ क्या बोला गया है कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये अगर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हुआ है, फॉर कंसिडरेशन हुआ है, तो सप्लाई है। अगर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो फिर सप्लाई नहीं है। हम ये सारे टर्म्स जो हैं वन बाय वन क्विकली समझ लेंगे। बातक आपने बचपन में भी सुना होगा, हिस्ट्री में क्या होगा कि उस जमाने में बार्टरी हुआ करता था जब मनी नहीं था। जैसे एक चीज आपने दी, बदले में आपको कोई चीज ही मिली, तो कोई मनी का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। एक चीज दी या फिर कोई सर्विस आपने प्रोवाइड की, बदले में आपको कोई गुड्स या सर्विस ही मिलता है। मॉनेटरी थिंग यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, वो बार्टर है।
तो बार्टर भी अगर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फॉरेन कंसिडरेशन हुआ है तो फिर सप्लाई है। से अगर आपकी क्या कहते हैं, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं बताना चाहूँगी, बार्टर की बात कर रही हूँ। से लॉकडाउन है और आपको ना अचानक से चावल की ज़रूरत पड़ी, घर में चावल खत्म हो गए और यहाँ पे उड़ीसा में सिर्फ 12 बजे तक ही अलाउड है, ये स्टोर सारे तब तक ही खुले रहते हैं। वो समय सीमा के बाद आपको याद आया कि चावल खत्म हो गया, तब आप क्या करोगे? पड़ोसी के घर जाओगे, चावल लेके आओगे, आपका काम हो गया। उसके बाद आप वापस करोगे। आप सोचोगे चावल लिया है, चावल ही वापस करेंगे, थोड़ा बुरा मानेंगे, नहीं, काम करते हैं, बच्चों को चॉकलेट दे देते हैं। तो चावल के बगैर सेलिब्रेशंस, ओके, इस तरह करके आपने दे दिया। तो क्या ये सप्लाई है? इसका आंसर देने से पहले आप क्या देखोगे? यहाँ पे गुड्स है, सर्विस है क्या? गुड्स है। फिर आप देखोगे कि बार्टर है क्या? हाँ, ये बार्टर है। और कंसिडरेशन यहाँ पे कुछ है क्या? आप कंसिडर कर सकते हो कि हाँ है करके, लेकिन क्या ये बिजनेस के उद्देश्य से हुआ है? ये बिजनेस के उद्देश्य से नहीं हुआ है। ये पर्सनल एक आपकी जो बॉन्डिंग है और उसी के तहत आपने ये पड़ोसी से आपने ये चावल लिया और बदले में आपने चॉकलेट दे दिया, कोई बिजनेस का एलिमेंट नहीं था, तो फिर ये सप्लाई नहीं है। वैसे ही से सपोज आपने कोई लैपटॉप खरीदी है, ओके, तो बहुत महंगा वाला है, फिर आपने देखा कि अभी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, खुशी में आपने खरीद ली थी, कोई ऑफर था तो आपने खरीद ली थी ऑनलाइन, अब देख रहे हो कि कोई खास यूज़ नहीं हो रहा है उसका, तो फिर आप क्या करोगे? आप अपने दोस्त को सेकेंड हैंड में बेच दोगे। ओके, आपने ली थी कुछ 30-40 हज़ार की, ओके, कंसिडर जस्ट इश्यू यू हैव सोल्ड इट टू योर फ्रेंड से फॉर 20,000 और सो। वैसे तो सेकेंड हैंड है, लेकिन आपने ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया है, तो क्या ये सप्लाई है? इसका आंसर देने से पहले वापस से आप ये देखो, यहाँ पे गुड्स या सर्विसेज इन्वॉल्व है? बिल्कुल इन्वॉल्व है। यहाँ पे कंसिडरेशन है? हाँ है, फ्री में तो नहीं दे दिया आपने, पैसे हैं, लेकिन क्या ये बिजनेस के उद्देश्य से हुआ है? नहीं हुआ है। ये किसी बिजनेस के उद्देश्य से नहीं हुआ है, तो फिर ये सप्लाई नहीं है। ओके, तो हमेशा याद रखना कि इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन अगर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं हुआ है तो फिर वो सप्लाई नहीं है। अगर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हुआ है तो ही सप्लाई है। तो हमने बार्टर किया, हम एक्सचेंज कर लेते हैं क्विकली। आपको थोड़ा डाउट जरूर आता होगा, बार्टर और एक्सचेंज में फर्क क्या है? फर्क यह है बच्चों कि बार्टर में मॉनेटरी एलिमेंट नहीं होता है, लेकिन एक्सचेंज में ऐसा हो सकता है कि it can be a combination of non-monetary and also monetary consideration. अभी जैसे कोई पुराना कार आपने बेच दिया, नया कार खरीदा, पुराने कार के साथ साथ आपने कुछ पेमेंट भी दी है, ओके, तो आपने कार भी बेची और कुछ पेमेंट भी दी। अगर ये ट्रांजैक्शन बिजनेस के उद्देश्य से हुआ है तो फिर ये सप्लाई है। ये भी अगर कोई नॉर्मल पर्सनल वाला ही कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो फिर ये सप्लाई नहीं है। ओके, सो एक्सचेंज में मॉनेटरी एलिमेंट भी हो सकता है, और एक्सचेंज में अक्सर क्या होता है कि सिमिलर आइटम्स एक्सचेंज होते हैं। बार्टर में ऐसा नहीं है, आप कुछ भी लेके कुछ भी दे सकते हो, प्रोवाइडेड वैल्यू दोनों का एक जैसा हो। लेकिन एक्सचेंज में अक्सर सिमिलर एसेट्स एक्सचेंज होते हैं और वहाँ पे थोड़ी बहुत मॉनेटरी एलिमेंट भी हो सकती है अलॉन्ग विद नॉन मॉनेटरी। क्लियर? देन सेल। अब सेल क्या है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, होपफुली। सबसे बड़ी बात यह है बच्चों की, ये जो टर्म्स है ना जीएसटी एक्ट में एक्चुअली डिफाइन नहीं हुए हैं, तो जो डिक्शनरी मीनिंग है उसी के हिसाब से हम मान के चलते हैं। ओके, तो सेल कब हम बोलते हैं कि जब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, राइट, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो चुके हैं, तो हम उसे सेल बोलते हैं। बिजनेस के उद्देश्य से हुआ है तो ये सप्लाई है। देन ट्रांसफर, अगेन आपके मन में डाउट आता होगा, सेल और ट्रांसफर के बीच फर्क क्या है? बच्चों, ट्रांसफर ऐसा होता है कि सपोज आपका यहाँ पे फैक्ट्री है,
से बलपुर के प्रेमनगर में आपकी फैक्ट्री है। ये अलग बात है कि प्रेमनगर में जगह कहाँ है फैक्ट्री बनाने की, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। और ये आप अपने गोडाउन को अपने गुड्स वगैरह भेज रहे हैं, ओके। आपका गोडाउन है से अराउंड बलमपुर के आउटस्कर्ट्स में कहीं पे है, यहाँ से आप वहाँ पे भेज रहे हैं, तो ये ट्रांसफर है, ओके। दिस इज अ ट्रांसफर। यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, आप ही की गुड्स हैं, फैक्ट्री से गोडाउन ले रहे हैं, दिस इज अ ट्रांसफर, ओके। आप आगे बढ़ोगे, ओके। स्टॉक ट्रांसफर को भी कैसे हम सप्लाई मानते हैं, ये सब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो सिर्फ आपने एक जगह से दूसरी जगह को आप लेके गए, दिस इज अ ट्रांसफर। इफ इट इज मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस, देन इट्स सप्लाई। देन डिस्पोजल। डिस्पोजल भी जैसे पुरानी चीजें हैं, आपने पुरानी चीजें डिस्पोज कर दी, नई चीजें ली, और ये अगर अगेन बिजनेस के पर्पज से हुआ है तो सप्लाई है, बिजनेस एलिमेंट नहीं है तो फिर सप्लाई नहीं है। रेंट, रेंट भी आपको पता ही होगा। रेंट क्या होता है कि जनरली एक अरेंजमेंट होता है जिसके तहत आप किसी का कोई एसेट वगैरह आप यूज करते हो, बदले में आप उसे पेमेंट देते हो। आप हॉल आपने रेंट पे लिया, कोई इवेंट है, हॉल रेंट पे लिया, एक दिन का या सिर्फ कुछ घंटों का ऐसे आपने लिया, उनका एसेट आपने यूज किया, बदले में आपने पेमेंट दे दी। से कोई मीटिंग है तो चेयर्स वगैरह आप रेंट पे लेके आए, इवेंट खत्म हो गया, चेयर्स वापस कर दिए और पैसे भी दे दिए, ये रेंट होता है, एक अरेंजमेंट होता है। लीज, लीज बच्चों इसकी अकाउंटिंग भी है, अगर आपने की है तो आपको पता होगा लीज दो टाइप के होते हैं, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, ओके। आई होप कि आपको फर्क पता होगा फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज के बीच, और अगर नहीं पता है तो हमारे आने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की क्लास जरूर आपको गो थ्रू कीजिएगा, वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लीज क्या होता है कि एक लीगल एग्रीमेंट होता है। एक लीगल एग्रीमेंट के तहत किसी का एसेट, चाहे मोबाइल हो चाहे इमोबाइल हो, हम यूज करते हैं और बदले में हम उसे लीज रेंटल्स देते हैं, दैट इज लीज, एक लीगल एग्रीमेंट होता है। फिर लाइसेंस, लाइसेंस का मतलब यह है, इट मींस अ प्रोसेस that you have to get some permission to be able to do something. You can't do just like that. You have to take permission from an authority. Only then can you do something. अभी जैसे से आपको आपकी मम्मी का फोन यूज करना है, मम्मी फोन दे नहीं रही है, उन्होंने बोला कि पढ़ाई करो और फोन उन्होंने ले लिया है, तो फिर ऐसे में आप अपनी पढ़ाई कर लोगे, फिर आप मम्मी से बोलोगे प्लीज मुझे दे दो फोन करके। तो वैसे इससे क्या समझ में आता है आपको, वैसे आपको फोन यूज नहीं करना है, लेकिन मम्मी के पास जो है ना एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, मम्मी अगर हाँ कर दे, अपना फोन दे दे तो आप यूज कर सकते हो, तो स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ती है। तो परमिशन आपने ली और फिर आपने कोई एक्टिविटी शुरू की इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, देन इट इज अ सप्लाई। तो हमने ये सारी चीजें देख ली, हम एक और बार दोहरा देते हैं कि सप्लाई के ये 3 पैरामीटर्स हैं। सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो गुड्स या तो सर्विस, दोनों मिला के भी हो सकता है। सप्लाई शुड बी मेड फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का होना जरूरी है। सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सबसे अहम बात, वैसे तो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, तो ये अगर नहीं है ना बच्चों, तो फिर वो सप्लाई नहीं है। तो गुड्स प्लस सर्विस प्लस कंसिडरेशन प्लस बिजनेस, when all these elements are present in a transaction, then it is a supply. If any element is missing, then it is not a supply. और हमने कंसिडरेशन की ये बात की थी कि जो मैंने डोनेशन वाली बात की थी, आप सिर्फ ये देखो कि ये जो डोनेशन और गिफ्ट दी गई है, ये अगर पब्लिसिटी स्टंट है तो फिर इट इज अ सप्लाई, कंसिडरेशन है यहाँ पे। और अगर पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, फिलॉसफिक पर्पस से है, तो फिर कोई कंसिडरेशन नहीं है, सप्लाई की कैटेगरी में नहीं आएगा। देन हमने देखा बेस्ट ड्रिल, इसकी मेमोरी रूल है बच्चों, यहाँ पे आई मिसिंग है पर आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ये जो हमने ये अटेम्प्ट किया है, द मेन पर्पस इज टू एंश्योर दैट यू रिमेंबर थिंग्स इजीली, ओके, आसानी से आप मेमोराइज कर सको, उसी उद्देश्य से ये बनाया है। आप ऐसे याद कर लोगे कि चाहे कभी भी आपको पूछा जाए तो आप फटाफट से ये सारी चीजें बता सको, इसलिए ये मेमोरी रूल बनी है।
हमने इससे पहले भी कुछ मेमोरी रूल्स देखे हुए हैं और आगे आने वाले वीडियोस में भी बहुत सारे मेमोरी रूल स्टोरीज आपको दी जाएंगी। वो सारी चीजें आपकी मेमोरी में डेफिनेटली हेल्प करेगी। ओके, तो all these things, best drill, barter, exchange, sale, transfer, disposal, rent, lease, license made in the course or furtherance of business for a consideration, then it is a supply. अगर ये एलिमेंट मिसिंग है तो फिर वो सप्लाई नहीं है। देन हमने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 7(1)(b). 7(1)(a) किया हमने बोला सप्लाई इंक्लूड्स, ये है, ये भी है 7(1)(b) और 7(1)(c) में शेड्यूल 1 की बात की गई है जो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो 7(1)(b) में क्या लिखा गया है? Import of service for consideration whether or not in the course or furtherance of business it is a supply। बच्चों एक और बार पढ़ते हैं। 7(1)(b) क्या बोलता है? Import of service for a consideration whether or not in the course or furtherance of business it is a supply। आप थोड़े हैरान हो जाओगे, अरे अभी तो बोला कि ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी अगर एलिमेंट मिसिंग है तो फिर वो सप्लाई नहीं है। तो यहाँ ये क्या लिखा गया है कि whether or not in the course or furtherance of business, whether or not in the course of business लिखा हुआ है और इसे सप्लाई बोला जा रहा है। ये क्या बात हुई बच्चों? अब जीएसटी ऐसा ही है। 7(1) ये बोलता है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए बोलता है कि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है, कंसिडरेशन होना जरूरी है, तो हम सप्लाई बोलेंगे। ये कौन बोलता है? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए ये बोलता है। लेकिन उसी सेक्शन का, उसी सबसेक्शन का एक दूसरा क्लॉज ये बोलता है कि ये वाली चीज अगर हुई है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन whether or not in the course of furtherance of business, तो भी हम इससे सप्लाई मानेंगे। 7(1)(b) बोलता है कि चाहे बिजनेस के पर्पज से हुआ हो या ना हुआ हो, कंसिडरेशन है और इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो फिर ये सप्लाई है। ये क्या बोलता है? 7(1)(b) बोलता है। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आप अपना घर बना रहे हो और घर तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, आप उसकी कुछ इंटीरियर डेकोरेशन कराना चाहते हो, इस तरह की कोई भी, या फिर आप जो फाइनेंशियल सर्विसेज लेना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट एडवाइस वगैरह, आप आउटसाइड इंडिया से किसी से आप ये सर्विसेज ले रहे हो। आपने अपना पूरा घर दिखा दिया, फिर वो आपको एडवाइस कर रहे हैं वहाँ से कि ऐसे ऐसे आप इंटीरियर बना करके अपने स्टाफ को बता रहे हैं वगैरह। सो यू आर टेकिंग दिस सर्विस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। तो वैसे ही कोई फाइनेंशियल सर्विस, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इस तरह का कोई भी सर्विस, ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं। अल्टीमेटली इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, दूसरे देश से आपको मिल रहा है। तो ये जो है घर की बात जो मैंने बोली, ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है क्या? नहीं है, पर्सनल पर्पस है, लेकिन फिर भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन है। Whether or not in the course or furtherance of business, यहाँ पे बिजनेस का एलिमेंट होना जरूरी नहीं है। इंपोर्ट हुआ है, कंसिडरेशन है, तो फिर सप्लाई है। तो आपने जो इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस वहां से ली है ना दूसरे देश से, ये 7(1)(b) के हिसाब से सप्लाई है। ओके, तो 7(1)(a) कहता है कि बिजनेस का होना जरूरी है। 7(1)(b) कहता है कि अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, बार बार मैं इस चीज पे मैं स्ट्रेस दे रही हूँ कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ है फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट फॉर बिजनेस इट इज अ सप्लाई। आपने पर्सनल पर्पस से भी लिया हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ है, कंसिडरेशन है, तो फिर वो सप्लाई है। ओके, फिर 7(1)(c) रेंट विद शेड्यूल 1, सेक्शन 7(1)(c) और शेड्यूल 1 को मिला के आपको पढ़ना है। और वहां पे कुछ ऐसी चीजें बोली गई हैं जहां कंसिडरेशन ना होते हुए भी कुछ ट्रांजैक्शंस को सप्लाई माना जाता है। फिर से आप थोड़े से चक्कर में आ जाओगे कि अगेन ये क्या है। मैं फिर से आपको ये बोलूंगी कि ये जीएसटी है। आपसे 7(1)(a) की ही पढ़ाई करोगे तो आपकी पढ़ाई आधी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये बोला गया है कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, तभी सप्लाई है। ये ट्रांजैक्शंस होते हैं
इन पर्पसेस से तो सप्लाई है। सिर्फ आप इतने की पढ़ाई करोगे तो आपको लगेगा कि ये जो चीजें यहाँ पे हैं 7(1)B और 7(1)C, क्योंकि यहाँ पे एक जगह हो सकता है कि बिजनेस ना हो और यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, अगर ये चीजें नहीं है तो फिर सप्लाई नहीं है, तो फिर आप गलत ठहराए जाओगे, आपकी जो नॉलेज है वो आधी अधूरी रह जाएगी। तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। भले ही यहाँ पे बोला गया है कि ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, इनफैक्ट ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट हैं, इसके बावजूद क्योंकि यहाँ पे लिखा है सप्लाई इंक्लूड्स 7(1)A में वो चीजें कवर की गई हैं जो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस से हुआ है और कंसिडरेशन से हुआ है, सप्लाई है। 7(1)B में ये एक चीज बताई गई है कि कंसिडरेशन है पर बिजनेस का पर्पस नहीं है, तो भी ये सप्लाई है। 7(1)C में वो चीजें लिखी गई हैं शेड्यूल 1 में, वहां पे भले ही कंसिडरेशन ना हो फिर भी सप्लाई मानी जाएगी। यहाँ पे हो सकता है कि बिजनेस का एलिमेंट ना हो फिर भी सप्लाई है, यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होता है लेकिन फिर भी हम उसे सप्लाई मानेंगे। तो बच्चों अलग अलग सेक्शंस की अलग अलग आपकी बातें हैं, आपको ये सारी चीजें मिला के आपको तैयारी करनी है। क्विक रिकैप कर लेते हैं। सप्लाई सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट, supply should be of goods and services, supply should be made for consideration, supply should be made in the course of furtherance of business। इसके बाद उन्होंने लिखा कि supply includes 7(1) ये बोलता है कि बेस्ट ड्रिल, बार्टर, एक्सचेंज, सेल, ट्रांसफर, डिस्पोजल, रेंट, लीज, लाइसेंस, ये चीजें हुई हैं इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन, तो सप्लाई है। अगर कोई बिजनेस का एलिमेंट नहीं है तो फिर ये सप्लाई नहीं है। जैसे मैंने और लैपटॉप वाला एग्जांपल दिया था, ओके, कि आपने अपने दोस्त को दे दिया, उसने पैसे दिए लेकिन आपका उसमें कोई बिजनेस एलिमेंट नहीं था, तो फिर वो आपकी सप्लाई की कैटेगरी में नहीं जाएगा। फिर 7(1)B इम्पोर्ट ऑफ सर्विस हुआ है, फॉर कंसिडरेशन है, यहाँ फिर चाहे बिजनेस हो या ना हो सप्लाई है। 7(1)C में हम आगे पढ़ेंगे शेड्यूल 1 की वो बातें, वहाँ पे कंसिडरेशन ना होने के बावजूद सप्लाई की कैटेगरी में जाएंगे कुछ ट्रांजैक्शंस, वो क्या है उसकी पूरी जो चर्चा है हम वो अगले वीडियो में करेंगे। ओके, आप ये वीडियो देखिएगा और आपको अगर अच्छा लगे तो